इस प्रोसीजर को फास्ट नहीं किया जा सकता टेक की मदद से? कंप्यूटर आते आते अभी पिछले 2 साल में सब कोर्स में कंप्यूटर आ पाए। ओके। इसके पहले कंप्यूटर तक नहीं थे। तो आप टेक की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। ये बातें हाईकोर्ट तक सीमित हैं, उससे नीचे अभी नहीं पहुंच पाएंगे। विल टेक टाइम। गिग इकोनॉमी क्या बदला और क्या बदलेगा? मैकेनिज्म तो कुछ लाए नहीं, हाँ, रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको मान लिया कि आप गिग वर्कर हैं, जी। मगर उस मान लेने से क्या होता है? इनकी यही सोशल बेनिफिट जो स्कीमों का, इनको पीएफ नहीं देना, ईपीएफ, यही इनका प्रॉफिट है इन कंपनियों का। तनख्वाह न देना ये भी तो प्रॉफिट है। आप उन्हें क्या आप उन्हें क्या दे रहे हैं? ये जो सर्ज होता है, जी। प्राइस सर्ज जो होता है, उस प्राइस सर्ज का कितना बेनिफिट उस मजदूर को मिल पाता है? मेरे ख्याल से जीरो। बहुत विवादास्पद विषय है। मैं नहीं जाऊंगा इस बात के ऊपर कि शिकायत होने पर इंस्पेक्टर की भूमिका क्या होती है। ये एक युद्ध छिड़ने जैसी स्थिति है, लेकिन वर्कर को न्याय नहीं मिलता, ये फैक्ट है। क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं नहीं बता सकते। जो हमने स्टोरी सुनी, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खत्म किया, उसके पीछे सरकार को बड़ी तकलीफ थी कि कोर्ट से तबादलों के ऊपर स्टे हो गया। कि उनको अपने अपने प्यादे बिठाना था। एग्जैक्टली। अपने प्यादे बिठाने के लिए वो ट्रांसफर होते हैं। कलम की एक दस्तखत से आपने उसको खत्म कर दिया। न्याय पाने के लिए जो जगह था, एक तंत्र जो बना था, वो तंत्र का खात्मा तो सरकार ने। हुकुमचंद मिल वाला जो स्टोरी है, हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया। आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। जिस दिन मिल बंद हुई है उस दिन रात भर मजदूर अपने घरों पे जाकर के रोया है। बहुत ही विकट परिस्थिति उस समय हो गई और उसी स्थिति में कम से कम 60-65 लोगों ने आत्महत्याएं तक की। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा हुकुमचंद मिल मजदूर बंधु को मिलने वाली राशि को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखें। हुकुमचंद मिल बंद हुई तो बंद करने के पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको शासन से अनुमति लेना चाहिए। शासन से अनुमति लिए बगैर आप कोई कारखाना बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। एक दिन सीधा मालूम चला कि कारखाने का गेट खुला ही नहीं, मिल का गेट बंद हो गया और उसके बाद नहीं। फिर वर्कर्स का जो संघर्ष था वो चालू हुआ। मैंने कहा कि भैया इसमें अपने को संघर्ष की आवश्यकता है, हमें इसको लड़ना पड़ेगा। 5,500 एम्प्लॉइज का डाटा तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो सरकार की नीयत बड़ी डावाडोल। सरकार की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इसके अंदर किसी तरह से वो जमीन से हम अपने हाथ से छोड़ें। उन अफसरों की नीयत नहीं थी कि ये जो जमीन है ये यहाँ से निकले। उन्होंने लगातार मुकदमेबाजी की। आपको क्या लगता है जस्टिस एक लग्जरी गुड है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या चुनिंदा लोगों के लिए बना हुआ है? चुनिंदा लोगों के लिए बनाए तो फैक्ट है। अपनी लीगल प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। द लीगल माइक पर हम अपने एक्सपर्ट गेस्ट के साथ उसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप जैसे ही लाखों लोग भी ऐसी प्रॉब्लम से अवेयर हों और इससे बच सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फील फ्री टू चेक इट आउट। एंजॉय द शो। और सर कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हुकुमचंद मिल वाला जो स्टोरी है उसको थोड़ा डिटेल में समझाइए आपके नज़रिए से। वो दौर कैसा था, लोगों का संघर्ष कैसे रहे, न्याय मिलने में इतने साल। आप इस केस के दशरथ मांझी हैं जिन्होंने 33 साल तक ये केस लड़ा है। सही बात है। मैं मुझे याद है वो दिन जिस दिन अचानक सुबह ये खबर आई कि हुकुमचंद मिल पर ताला लग गया। आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि उस समय तक मैं हुकुमचंद मिल के मैनेजमेंट की तरफ से वकालत किया करता था। मगर वो दौर हमने देखा है। दिखा कि उसमें कहीं कोई उसका अंत नजर नहीं आ रहा था। कमल मोरारका ये उस समय के बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने ये मिल खरीद ली थी। जो इंदौर के अग्रवाल परिवार है, उस अग्रवाल परिवार से ये मिल खरीदी गई थी मोरारकर के द्वारा, और उसके डायरेक्टर उसमें वो थे। और दिख रहा था कि उसको चालू करने की कोशिशें जो हैं वो सफल होने वाली नहीं है।
उसी समय अगर आपको याद हो तो बम्बई में जो टेक्सटाइल मिल्स थी, हाँ। उनकी स्थिति खराब थी, उनकी हड़तालें जारी थी वहाँ पर, और वहाँ पे मिलों के बंद होने का जो एक सिलसिला था वो चल रहा था। वही स्थिति अहमदाबाद में थी। 3 सेंटर थे, मतलब 4 सेंटर थे बड़े बड़े, जहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स थी। इंदौर काफ़ी छोटा था उस लिहाज से, अहमदाबाद बड़ा था, बम्बई सबसे बड़ा था, और एक कानपुर था। ऐसे 4 जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें काम कर रही थी। इंदौर में 7 मिलें थी। तो धीरे धीरे दिख ही रहा था कि ये टेक्सटाइल मिलें नहीं चल पाएंगी, कि जो कंपोजिट मिल है वो नहीं चल पाएंगी, अब अलग अलग चलेंगी। कटाई की मिल एक अलग चलेगी, प्रोसेसिंग की एक मिल अलग चलेगी, कपड़ा बनाने की मिल जो है वो एक अलग चलेगी। इस तरह के अलग अलग कारखाने हो गए थे, और वो धीरे धीरे इचलकरंजी और बुरहानपुर जैसे स्थान थे वो इसी वजह से डेवलप हो रहे थे। तो वो नज़र आ रहा था कि अब ये इनका सर्वाइवल जो है वो संभव नहीं है। उसी समय ये कारखाना जब हुकुमचंद मिल बंद हुई, तो बंद करने के पहले जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको शासन से अनुमति लेना चाहिए, शासन से अनुमति लिए बगैर आप कोई कारखाना बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। एक दिन सीधा मालूम चला कि कारखाने का गेट खुला ही नहीं, मिल का गेट बंद हो गया, और उसके बाद नहीं खुला। फिर वर्कर्स का जो संघर्ष था वो चालू हुआ। चलते चलते करीब 10 साल बाद ये मेरे पास आए। वहाँ के जो यूनियन के लीडर्स थे वो मेरे पास आए, और मुझे कहने लगे कि साहब ये मामला लिक्विडेशन में चला गया, और लिक्विडेटर ने हमें बताया कि एक एक मजदूर को 22-22 हज़ार रुपये मिलेंगे। किस साल में? ये बात थी 2001 की। ओके। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत पिटी अमाउंट है, ये तो आपको डेफिनेटली से ज़्यादा रकम मिलना चाहिए। तो बोले कि साहब एक बार आप हमारे साथ चलिए। मैं ऑफिशियल लिक्विडेटर के दफ्तर में गया, मैंने उनसे बातचीत की। मैं जो ऑफिशियल लिक्विडेटर उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे हिसाब बना के दे दिया कि 3 महीने का नोटिस पे है, वो हर एक को मिलना चाहिए, और ग्रेचुटी जो है वो मिलेगी, इससे बढ़ के कोई रकम बनती नहीं किसी की। तो मैंने कहा कि भाई ये जो टर्मिनेशन है ये एब इनिशियो इलीगल है, क्योंकि सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है, और अगर बगैर अनुमति के आपने अगर कोई क्लोजर किया है किसी कंपनी ने, तो उसका जो परिणाम है वो ये होता है कि जिस दिन लिक्विडेशन जो प्रोसीडिंग चल रहे हैं उसके अंदर लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तब तक का पूरा पैसा, ऐसा मानते हुए कि कारखाना काम कर रहा है, वर्कर को मिलना चाहिए। ये कानून है, और आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो देखा गया हम तो नहीं देने वाले। तब मैंने कहा कि भैया अब इसमें अपने को संघर्ष की आवश्यकता है, हमें इसको लड़ना पड़ेगा। फिर 5,500 एम्प्लॉयज़ थे। 5,500 एम्प्लॉयज़ का डाटा तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क था। मगर मुझे ये बात याद थी कि जब हम पढ़ते थे तब हमारे मार्कशीट छपने के लिए कंप्यूटर पे हुकुमचंद में जाया करते थे। तो मुझे इस बात की जानकारी थी कि हुकुमचंद में डाटा होगा, हाँ। वहाँ का कंप्यूटर विभाग जो है वो उसमें डाटा अवेलेबल होगा, और अगर वो कंप्यूटर विभाग में अभी कोई व्यक्ति जानकार है जो इसके बारे में जानकारी निकाल सकता है, तो वो हमें ये जानकारी निकाल सकेगा। तो ऊपर वाले की दया से वहाँ वो डाटा मौजूद था। तो वो डाटा जो है 5,500 एम्प्लॉयज़ का हम लोग रिट्रीव कर पाए। उसे रिट्रीव करने के बाद फिर हर व्यक्ति की कितनी सर्विस है, कितना वेतन है, उसके हिसाब से छटनी मुआवजा कितना बनेगा, नोटिस वेतन कितना बनेगा, जो इतना इंटरिम पीरियड था इस पूरे पीरियड का जो अर्न लीव है वो कितनी बनेगी, ऐसा सब एक लंबा चौड़ा हिसाब बनाया, और वो हिसाब बना के हमने कोर्ट के सामने रखा। मुझे जज साहब का नाम जो है वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये इसके हम जो आपने रिकॉर्ड किया इसके हम जांच करवाते हैं। तो फिर वो जो पूरा 5 बड़े बड़े जिल्द बंद वो थे रजिस्टर्स थे जिसके अंदर ये सब डाटा था। वो पूरा डाटा जो है वो गया स्क्रूटिनी के लिए। एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति की गई जिन्होंने उसका पूरे की जांच की, और वो जांच करने के बाद
227 करोड़ का क्लेम मंजूर हुआ, जो फिनोमिनल था। तब किसी ने विचार ही नहीं किया था कि कोई इस तरह की रकम का क्लेम हाईकोर्ट से मंजूर होने वाला है। ओके। तो वो क्लेम मंजूर हो गया। फिर उसके बाद वो क्लेम मंजूर होने के बाद उसकी वसूली कैसे हो? तो सरकार की नीयत बड़ी डावाडोल थी। सरकार की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इसके अंदर किसी तरह से वो जमीन से हम अपने हाथ से छोड़े। किसकी सरकार थी उस टाइम? सर सब बदलती रही। हाँ, ये तो होता यानी ही है। उसमें बीजेपी सरकार भी रही, कांग्रेस सरकार भी रही, लेकिन सरकारें कौन चलाते हैं सर? सरकारें नेता थोड़ी चलाते हैं। Administration. सरकारें जो है वो अफसर ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, और उन अफसरों की नियत नहीं थी कि ये जो जमीन है ये यहाँ से निकले। ओके। उन्होंने लगातार मुकदमेबाजी की। अ, इनको क्या इंसेंटिव है? इनको ये तो कोई incentive- बैठाए इसलिए जाते हैं जनता की सेवा के लिए। ऐसा लगता है आपको कि जो अफसर सरकार में बैठते हैं वो सरकार जनता की सेवा करते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। इंटरव्यू के दौरान तो ये बोलते हैं हम मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि जो सरकारी अफसर होते हैं वो जनता की सेवा के लिए होते हैं, जनता की सेवा करते हैं। बिल्कुल मिसनॉमर है ये। तो ये मामला डीआरटी में गया। डीआरटी बम्बई में गया। हमने जब यहाँ कोर्ट से दरखास्त की कि इसको इंदौर में रखा जाए, तो कोर्ट ने कहा कि भाई डीआरटी बॉम्बे का मुकदमा है तो बॉम्बे में रहेगा, बम्बई में रहेगा, यहाँ इंदौर क्यों आएगा? ये केस चलता रहा। इसमें लॉजिस्टिकल चैलेंज भी तो बहुत ज़्यादा है। केस इंदौर का है, इंसान को बॉम्बे जाना पड़ रहा है। यही तो दिक्कत थी। और जो डिफेंड करने की हमारी जो वर्कर्स की जो शक्ति थी वो कमज़ोर इसीलिए पड़ रही थी ओके। कि हर डेट के ऊपर किसी को वहाँ भेजना थोड़ा टेढ़ा काम था ना। तो कैसे करते हैं? मेरे साथ में एक धीरज सिंह पवार मेरे साथी हैं जो इस मुकदमे से जुड़ गए थे बाद में, क्योंकि जब इसमें इंट्री केसेस आने लगी भू राजस्व संहिता की, कंपनीज एक्ट की, ओके। तो फिर मुझे उनको साथ में लेना पड़ा। तो वो और मैं, हम दोनों इस मुकदमे को देख रहे थे। वो लगातार उन्होंने बम्बई जाते रहे। इंदौर से उसका मॉनिटरिंग चलता रहा। किस सन की बात है? ये लगा मेरे, आप मान के चलिए कि 2014 से ये मॉनिटरिंग चल ही रहा था। ओके। अल्टीमेटली ये हुआ, बड़ी मजेदार बात है कि जिस समय डीआरटी अखबार में मिल की संपत्ति बेचने का विज्ञापन छापती, उसके अगले दिन मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक उसी अखबार में एक विज्ञापन आता कि इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने सिविल कोर्ट में एक दावा लगा रखा है, तो जो लेगा वो ये बात को ध्यान में रखे कि उसका जो भी अगर वो लेगा तो वो इस रिस्क के साथ लेगा। मुझे आप बताएं कि इस तरह का विज्ञापन आने के बाद कौन सा व्यक्ति इसके अंदर पैसा फंसाना चाहेगा? कोई नहीं क्योंकि जो बता पैसा जो पैसा उसमें लगना था वो 600-700 करोड़ से कम का नहीं था। जो ज़मीन की वैल्यू थी वो उसके आसपास थी। अगर हम मार्केट रेट की बात करें तो करीब 1000 करोड़ की वो ज़मीन थी। फिर अल्टीमेटली हमारे महापौर जो हैं भार्गव साहब, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उनकी वजह से हाउसिंग बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन और नगर निगम, क्योंकि बीच में एक डेवलपमेंट ये हो गई थी कि शासन जो है वो स्वामी नहीं है, ये कोर्ट से घोषणा हो चुकी थी। ओके। और उसका जो भूमि स्वामी जो है वो नगर निगम है, ये फैसला कोर्ट का आ चुका था। उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट से वो मुकदमा खारिज हो चुका था। तो वो मामला तय हो चुका था कि अब ये ज़मीन जो है वो नगर निगम की है। नगर निगम ने इसमें बहुत पॉजिटिव रुख रखा, और उसी के बाद फिर ये तीनों पार्टीज साथ में आई, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन। फिर उन्होंने तय किया कि नगर निगम की तरफ से ये जो ज़मीन है ये उनको हस्तांतरित कर दी जाएगी हाउसिंग बोर्ड को। हाउसिंग बोर्ड वहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके आधार पर वर्कर्स का जो पेमेंट था और जो बैंक्स का पेमेंट था वो पूरा का पूरा उन्होंने कोर्ट में जमा कर दिया। अब आप इसको इतनी लंबी जर्नी के बाद इसको वापस पलट के देखते हैं तो इसमें प्रोसीजरल एरर समझ में आता है या माइंडसेट एरर? माइंडसेट एरर है, माइंडसेट एरर। आप मुझे ये बताएं, पैराडॉक्स नहीं है अपने आप मुझे आप में। बताएं
कि जो रकम तय हो गई हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद वो वसूली में इतनी देर क्यों लगी? उतनी देर लगने का इकलौता कारण ये था कि सरकार की मंशा नहीं थी कि ये हो पाए। ऑन द कॉन्ट्ररी फिर महापौर ने भी तो इंटरवीन करके, ये बहुत पैराडॉक्स है अपने आप में। अब महापौर जी जो हैं वो डेफिनेटली उन्होंने, उनके दिमाग में किस बात ने प्रिवेल किया मैं नहीं जानता, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन उन्होंने मुझे बुला के कहा कि पटवारी साहब, मैं इस मामले को निपटाना चाहता हूँ और इस निपटाने के लिए इसको क्या किया जा सकता है। मैंने कहा सबसे आसान काम है कि इसको किसी को सौंप दिया जाए कि जो इसको डेवलप करे और डेवलपमेंट के बदले अभी एडवांस में पैसा कोर्ट में जमा कर दे। तो देखा और किसी से बात करने के बजाय जो शासन तंत्र में जो एक बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड से बात करते हैं। फिर हाउसिंग बोर्ड से बात हुई और फिर इसका निपटारा हुआ। इसमें एक पहलू और भी है कि भार्गव सर भी एडवोकेट हैं। हाँ, भार्गव साहब एडवोकेट हैं। इस मुकदमे में कि जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी उस समय वो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। ओके। और वो जो मजदूर आते थे कोर्ट में पेशी के समय, सबको एंट्री नहीं मिलती थी। बमुश्किल 10-15 लोगों को अंदर आने की अनुमति मिलती थी। बाकी लोग जो थे, जो कोर्ट में आते थे, वो उसी एजी ऑफिस के सामने बैठे रहते थे। ओके। तो वो आते आते वो शायद उन लोगों की पीड़ा उन्होंने देखी होगी और उसी का शायद ये परिणाम है कि आज ये मामला निबट पाया है। ओके। तो आपको क्या लगता है, जस्टिस एक लग्जरी गुड है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या चुनिंदा लोगों के लिए बना हुआ है? चुनिंदा लोगों के लिए बनाया तो फैक्ट है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। स्टार्क रियलिटी है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सर, आपके जहन में एक आपके फर्स्ट केस की भी कहानी होगी। मेरे पहले केस की कहानी मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है। मैं वकालत में आए को शायद मुश्किल से 6-7 महीने हुए होंगे। मैं अपने चाचा जी और दादाजी के साथ कोर्ट में जाया करता था। पहला मुकदमा है जो हाई कोर्ट का था और वो मुकदमा था एमपीपी का। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन जिसका वो केस था। राहुल चौबे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कोर्ट में केस लगाया था। पार्ट टाइम एडमिशन जो होती है, पार्ट टाइम डिग्री कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, तो उसमें एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। किस सन की बात है ये बात होगी 1983 की। ओके। 1983 की। हाँ। तो उन्होंने वो अप्लाई किया था और एमपीपी ने वो जो परमिशन थी वो रिफ्यूज़ कर दी थी। उस रिफ्यूज़ल के खिलाफ उस एम्प्लॉय ने कोर्ट में केस लगाया था। तो मैंने उसका एक जब एमपीपी की तरफ से ये मुकदमा आया हमारे पास, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि एक जवाब बना के कोर्ट में फाइल किया। तो जस्टिस सोहनी थे जिनके सामने मुकदमा लगा था। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र उस समय बिल्कुल 24 साल थी। ओके। 23 या 24 साल की। तो मैंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि आपने ये भेदभाव क्यों किया, इसको परमिशन देने से मना क्यों किया? कहता हमने उसके पीछे सिंपल किस व्यक्ति की कितनी एज है और उसकी कितने साल की नौकरी है ये देखा, और जो सीनियर थे उनको दिया एडमिशन। ये चूंकि उस सीनियरिटी में नहीं आ रहा था इसलिए इसको नहीं दिया। बोले ठीक है, बोले हम मानते हैं इसको कि एक टेंजिबल वो क्लासिफिकेशन है, एंड जब अगली बार जब इसका नंबर आएगा तब आप करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। इस आधार पे वो जो मुकदमा था वो हमारे फेवर में डिसाइड हुआ था, और वो मुकदमा मुझे अभी भी याद है कि वो मेरा पहला केस था हाई कोर्ट में। उसकी काफ़ी ताज़ा मेमोरी अभी तक है। यस। सर, लेबर लॉयर्स को लेके जनरली आपका स्पेशलाइजेशन लेबर लॉ में ही है। एक स्टीरियोटाइपिंग है कि ये गरीबों के केस लड़ते हैं, ये कितना गलत है? ये ऐसा है, लेबर कोर्ट में जो मुकदमे आते हैं वो दोनों तरह के आते हैं। ओके। एक पक्ष होता है जो मजदूरों का है, दूसरा पक्ष जो होता है वो जो मालिक है या जो कंपनी है उसकी तरफ से अपीयरेंस आती है। तो ये दो पक्ष तो वहाँ होते ही हैं। फिर उसमें एक फर्दर क्लासिफिकेशन है वर्कर्स की तरफ से। बात अगर हम करें तो एक यूनियन है, जिस यूनियन के पास अच्छा खासा फंड होता है, उस फंड के आधार पर वो अच्छे वकील एंगेज करते हैं, अच्छे वकीलों से अपने मुकदमे लड़वाते हैं। तो ये कहा जाना कि लेबर मैटर्स में सिर्फ गरीबों के केस होते हैं, मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। स्टीरियोटाइपिंग एक टाइप में की। आप कॉर्पोरेट का भी अनुभव मैं बता दूं, चूँकि मेरे दादाजी और मेरे चाचा
एसवी पटवर्धन और एसएस पटवर्धन, जो क्रमशः मेरे दादाजी और चाचा जी हैं, इन दोनों के पास जो मुकदमे थे वो दोनों के पास जो मुकदमे थे वो अधिकतर एम्प्लॉय की तरफ से थे। ओके। तो चूंकि वो लीगेसी आगे मैंने जारी रखी, तो मेरे पास जो मुकदमे आए वो भी वही आए। अब हम लोगों ने अपना जो वर्क है वो डाइवर्सिफाई किया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो केसेस होते हैं उसके अंदर हम लोग अपेयर होते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और जहाँ तक संभव है जो फैक्ट्री वाले केसेस है उसके अंदर हम मैनेजमेंट की तरफ से ही अपेयर होते हैं, अन्यथा नहीं होते। आपकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट केस रहा जो आपको याद हो? टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें, टर्निंग पॉइंट तो मैं मानता हूँ कि जब 92 में 1992 में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडस्ट्रियल कोर्ट में जज के रूप में। ओके, हाँ। और वो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि तब मैंने तय किया कि क्या मैंने जज बनना चाहिए या वकालत जारी रखना चाहिए। मेरे कुछ वरिष्ठ थे, उनसे बात की, कुछ मेरे मित्र थे, उनसे बात की, परिवार में बात की, और तय किया कि मेरे लिए ज़्यादा मुफीद है कि मैं वकालत जारी रखूं। वो मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट डिसीजन था। अगर मैं जज बन जाता तो शायद अभी रिटायर होकर और कहीं घूम रहा होता, आराम कर रहा होता। सर, आपकी स्पेशलाइजेशन बहुत ही सोशली भी और इमोशनली भी बहुत डिमांडिंग और चैलेंजिंग है। इसमें बहुत लॉन्ग बैटल्स होते हैं। ये ऐसे मुकदमे नहीं जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। सही बात है। देखिए, ऐसा है, जो लेबर का केस होता है उसकी शुरुआत होती है लेबर कोर्ट से। लेबर कोर्ट में जजों की कमी है, स्टाफ की कमी है, जो एडवोकेट अपियर होते हैं उनके पास मल्टीपल केसेस हैं, इस कारण उन केसेस हर केस के ऊपर प्रतिदिन कोई कार्रवाई हो जरूरी नहीं होता। तो लेबर कोर्ट से ही उसका मुकदमे का निराकरण होने में काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद फिर वो मामला जाता है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में स्थिति लगभग वैसी ही है, वहाँ पे मुकदमों का अंबार है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका केस फाइल हो, एडमिट हो और उसके बाद में तत्काल उसकी सुनवाई हो जाए। तो इस कारण लंबा समय जो लगने का कारण है वो मल्टीपल कारण हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कोई एक कारण एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता कि इसी की वजह से मुकदमों में देरी हो रही है। हर साल सरकारें आती हैं, सामाजिक न्याय की बात करती हैं। जब न्याय लेने की बारी आती है तो बहुत सारी डेट्स मिलती हैं लोगों को और मुकदमे लंबे चलते हैं। इसको कट शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं? देखिए, सामाजिक न्याय और सरकार की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मुकदमेबाज कौन है? गवर्नमेंट को सरकार खुद है। अगर वो लोग अपना लिटिगेशन आधा कर दें तो कोर्ट में चल रहे केसेस आधे हो जाएंगे। तो इनको सेपरेट कोर्ट बना देनी चाहिए। बनी थी, फिर क्या हुआ? सेपरेट कोर्ट बनी थी उनके लिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नाम का एक ट्रिब्यूनल बना था, हाँ, जिसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के मुकदमे चलाए जाते थे। दूसरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आज भी काम कर रहा है, जिसके अंदर केंद्र शासन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मुकदमे जाते हैं, वो चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने तय किया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो गया। अब उनके जो मुकदमे हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, वो या तो कोर्ट में जाते हैं या फिर हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर लेबर कोर्ट्स वगैरह जैसे कोर्ट्स हैं वहाँ पर आते हैं। तो वो एक न्याय पाने के लिए जो जगह था, एक तंत्र जो बना था, वो तंत्र का खात्मा तो सरकार नहीं कर दिया। तो उनके मुंह से सामाजिक न्याय की दुहाई जो है वो तो कभी शोभा देती नहीं है। कभी बदलेगा ये? मुश्किल है। क्या पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं नहीं बता सकते। जो हमने स्टोरी सुनी, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ख़त्म किया, उसके पीछे सरकार को बड़ी तकलीफ थी कि कोर्ट से तबादलों के ऊपर स्टे हो जाते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ तबादलों के ऊपर स्टे हो जाते हैं, इसलिए आपने एक अल्टरनेटिव जो न्याय तंत्र बनाया था उसी को आपने ख़त्म कर दिया। उनको नुकसान था ना उससे? क्या नुकसान है? ट्रांसफ़र जो जिस आदमी का ट्रांसफ़र हुआ वो काम ही तो कर रहा है। वो ए स्थान पे करे या बी स्थान पे करे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, उनको ये है कि उनको अपने प्यार में बिठाना था। एग्जैक्टली। अपने प्यार में बिठाने के लिए वो ट्रांसफ़र होते हैं। हाँ, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का एक बहुत बड़ा ठीक है, टॉपिक है ट्रांसफर। हाँ, तो पर ये ऐसा करंट तो नहीं था कि जिसकी वजह से आप एक बने बनाए तंत्र को ख़त्म कर दें। ग्वालियर, जबलपुर
इंदौर और भोपाल 4 जगह पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काम कर रहा था। ओके। और एक कलम की एक दस्तखत से आपने उसको ख़त्म कर दिया। मामला चलते चलते पहले हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट भाई ये पॉलिसी डिसीजन है, सरकार ने तय किया कि हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं। तो अब हाई कोर्ट में जाना और हाई कोर्ट में उसकी वजह से मुकदमे कितने बढ़े, ये किसी ने आज तक सोचा ही नहीं। आपने कई दौर देखे। लेबर लॉ को आपने 80s में, 90s में, अर्ली 2000 में, 10 में और अब 2020 में जब ये रिफॉर्म्स आए, क्या बदला है तो क्या नहीं बदलेगा? मैं अगर कहूँ कि 360 डिग्री का पूरा चेंज आ चुका है ओके। तो भी गलत नहीं होगा। जब मैं वकालत में आया उस समय ऐसा माना जाता था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर, आपने अगर नाम सुना हो, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, ये जी। एक लेबर लीडर थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, जो सुप्रीम कोर्ट जज बने। तो उस कारण जो उनका जो विचार था, वो विचार उनके जजमेंट से झलकता था और वो फैसले जो हैं वो लेबर सेंट्रिक हुआ करते थे। ओके। तो वो जो दौर था, वो दौर काफ़ी लंबे समय तक चला। 2002 में उसमें शिफ्ट आया। 2002 में फिर एक पहली बार इस तरह की कोई बात आई कि बर्डन ऑफ प्रूफ, जो मुकदमे में एविडेंस किसे देना चाहिए, शुरुआत किसको करना चाहिए, कौन कोर्ट के सामने लीड करेगा, कौन अपनी बात रखेगा, इसके बारे में पहली बार ये 2002 में ही आया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मजदूर अपना केस कोर्ट में लेके गया है तो सबसे पहला एविडेंस देने का और अपनी बात प्रूव करने का काम उसको करना चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि साहब मेरा मुकदमा तो मेरा है, लेकिन मेरे बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करने का काम एम्प्लॉयर का है। ओके। तो वहाँ से एकदम शिफ्ट हुआ है पूरा, और वो जो है वो शिफ्ट अभी तक जारी है, उसमें फिर वापस अभी वो टर्न नहीं आया है। तो ये 80 से 2002 तक का दौर बिल्कुल अलग था, 2002 से आगे का दौर है वो एक अलग है। और अब ये जो नया दौर आया है नए लेबर लॉस के अकॉर्डिंग, आप क्या? नए लेबर लॉज से मेरे ख्याल से कोई विशेष फर्क आया नहीं है। ओके। अच्छा होता कि जो स्टेक होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर में सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से अधिवक्ताओं का है। ओके। अधिवक्ता जो न्यायालय में अपनी बात रखते हैं उसके आधार पर कोर्ट से फैसले होते हैं। जो श्रम कानून है वो ज़्यादा जजमेंट से बना कानून है। ओके। यानी कोडिफाइड लॉ जिसको कहा जाता है, वो कोडिफाइड लॉ तो एक छोटी सी किताब थी, जो ट्रेड यूनियन एक्ट अगर आपने देखा हो तो हाँ। छोटी सी किताब है जिसके अंदर कुल मिला के 30 या 32 सेक्शन होंगे। इसी तरह का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है कि जिसके अंदर 30 या 32 सेक्शन होंगे। और अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे जो चल रहे थे, उसमें जो डेवलपमेंट हुई वो कोर्ट के जजमेंट से हुई। तो इसलिए ये जज मेड लॉ है बजाय कि विधायिका ने बनाने की। ओके। तो अगर उसमें जब ये ड्राफ्टिंग चल रहा था इन कानूनों का, तब उसके अंदर अगर एडवोकेट, जज ये भी शामिल होते तो शायद इसको एक नया डायमेंशन मिल सकता था। हम उसको लेबर रिफॉर्म कह सकते थे तब। ये लेबर रिफॉर्म की तरफ नहीं जा रहा है, इसमें अलावा कट पेस्ट के और कुछ नहीं है। मीडिया तो प्रेजेंट कर रही है कि ये हिस्टोरिकल रिफॉर्म है, और हमारा और आपका मानना है कि कॉस्मेटिक रिस्ट्रक्चरिंग है। क्या है? कॉस्मेटिक रिस्ट्रक्चरिंग ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश थी जो डेफिनेटली की जा सकती थी, लेकिन उसका ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला नैरेटिव बहुत चलता है, बट कहीं पे भी ईज़ ऑफ लिविंग की बात नहीं की जाती है। नहीं, पहले तो सबसे पहले मैं तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पहले मैं बात कर रहा हूँ। जी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी क्या? आप सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से सिर्फ इतना मानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप फिजिकल फॉर्म में लेबर ऑफिस में देते थे उसके बजाय आप कंप्यूटर पे देने लग गए। ये तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है ना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि जो काम करने का तरीका है, जो एक उद्योगपति को जो कारखाना चलाने में जो दिक्कतें आती हैं, उसके अंदर की वो रिकॉर्डें ख़त्म होना चाहिए। वो रिकॉर्डें ख़त्म हुई क्या? उसका जवाब बहुत बड़ा नहीं में आता है। ओके। उसके जो उसके कारखाने में
जो छापेमारी होती है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, जो वसूली होती है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। मैं किसी विभाग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर विभाग की तरफ से जो नियोक्ता है वो परेशान होता है ओके। और उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सिर्फ जानकारी लैपटॉप से आप इंटरनेट के माध्यम से किसी पोर्टल पे जाके डाल दें, ये बिल्कुल ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ईज़ ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए आप ही सोचिए, जो व्यक्ति इंदौर में या इंदौर से पीथमपुर में या देवास में काम कर रहा है, अगर उसे 8 बजे काम पे जाना है, इंदौर से 6 बजे चलता है ना। इंदौर के ट्रैफिक हैज़ार्ड्स को पार करते करते उसे 8 बजे जाते हैं जब वो जी। कारखाने में पहुंचता है। 4 बजे उसकी जब छुट्टी होती है तो 4 बजे उसके वहाँ से निकलने के बाद उसको घर पहुँचने में 7 बज जाते हैं। तो उस लिविंग उसका आप क्या कर सकते हैं? आप उसके पास किसी के पास उसका कोई इलाज नहीं है जब तक ट्रांसपोर्ट ठीक ना हो, जब तक आगरा बॉम्बे रोड जो है जिससे आना जाना होता है वो ठीक ना हो, तब तक ईज़ ऑफ लिविंग बेमानी है। नया स्लोगन चला है, 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर उससे एक कदम आगे बढ़ के किसी ने कहा 90 घंटे काम करना चाहिए। आपके हिसाब से यह सही है, गलत है? नहीं, इसमें सही गलत की कोई बात ही नहीं है। हम भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो एक वो बनाया है, एक लेबर के वर्किंग आवर्स के संबंध में एक उनका प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पे हम लोग हस्ताक्षरी हैं और उसके अंदर ये बात तय हो चुकी कि वर्किंग आवर्स कितने होंगे। उससे ज़्यादा 48 घंटे से ज़्यादा वो हो नहीं सकता। अब आप उसको 48 के बजाय 70 और कुछ भी आप बात करते हैं वो बेमानी है। एक व्यक्ति से एक हफ्ते में 8 घंटे 6 दिन काम लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। ये कानून है और उस कानून में कोई फ़र्क नहीं आया, बदल नहीं आया। जो नए लेबर लॉज ने जो उसके अंदर एक नई बात इंट्रोड्यूस की है, वो सिर्फ ये की है कि वो जो 8 घंटे हैं, उन 8 घंटों को 12 घंटों के बीच में अलग-अलग समय में बाँटा जा सकता है। सिर्फ इतना फ़र्क है, इससे बढ़ के और कोई फ़र्क नहीं आया है। तो जो वर्किंग आवर्स हैं वो हमने बहुत पहले तय कर दिए थे। जिस समय इंग्लैंड की टेक्सटाइल मिलों में हड़ताल हुई और जब वहाँ पर वर्किंग आवर्स तय हुए, उसी के साथ इंडिया में तय हो गए। तो उसके अंदर कोई परिवर्तन संभव नहीं है और ऐसी किसी ने बात करना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ टेबल पर बैठकर काम करता है, शायद उसके वर्किंग आवर्स उससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस तो होता ही है उससे भी। तो उस स्ट्रेस का क्या होगा? तो ये नैरेटिव चलाया क्यों जा रहा है? नहीं, सच में मेरे एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये नैरेटिव क्यों चलाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को ओवर टाइम काम करने के लिए प्रवृत्त करने की दृष्टि से शायद चलाया गया हो, क्योंकि एक ये ट्रेंड चला है कि लोग ओवर टाइम काम करना नहीं चाहते। तो शायद उसे डिस्करेज करने के लिए और ओवर टाइम पर काम करने के लिए को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शायद ये बात कही गई हो। सर, स्ट्राइक करना सही है या गलत है? देखिए, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करें तो डेफिनेटली स्ट्राइक करना अच्छी बात नहीं है। शायद लोगों को हंसी आई ये सुन के कि वकील सबसे ज़्यादा हड़ताल करते हैं, जी। लेकिन अब उसके ऊपर भी रोक लग गई है। ओके। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले किए। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उन्होंने बहुत सख्त व्यू लिया और उसके बाद अब ये जो हड़तालें हैं ये बहुत कम हो गई हैं। एक ज़माना था जब आप मान के चलिए कि हर महीने में एक हड़ताल हो जाया करती थी, तो उस पर अंकुश लगा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम मजदूरों के बारे में बात करें या श्रम संबंधी बात करें तो इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हड़ताल करने के बाद किसी मजदूर को उसका हक मिला हो, ऐसे उदाहरण आपको बिरले मिलेंगे। ओके। वरना होता ये है कि एक स्ट्राइक कम से कम 4 से 10 श्रमिकों की नौकरी जाती है, लोगों को वेतन का नुकसान होता है और अचीव कुछ नहीं होता। ओके। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि हड़तालें नहीं होना चाहिए। लोगों का ये मानना है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक हिस्सा है। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक मैं आपको बहुत अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ। जी सर। जापान में जी। जो स्ट्राइक होता है उस स्ट्राइक का तरीका क्या है? ओवर उस प्रोडक्शन। स्ट्राइक का तरीका ये है
कि वर्कर जो अगर जूता फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो सिर्फ दायां जूता ही बनाएगा, बायां जूता नहीं बनाएगा। ओके। देयर इज नो लॉस ऑफ प्रोडक्शन, बट उससे मालिक को कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक कि बायां जूता ना बने तब तक वो मार्केट में जा नहीं सकता। तो ये एक हड़ताल का तरीका है। ओके। तो मेरे हिसाब से थोड़ा से वो जो एक आर्काइक व्यू है कि जी। काम बंद करना ही हड़ताल है, उसे थोड़ा आगे आके हमें सोचना पड़ेगा। ओके। लेबर लॉस को वेलफेयर सेंट्रिक होना चाहिए या मार्केट सेंट्रिक होना चाहिए, या इन दोनों के बीच का अमलगमेशन? दोनों के बीच का मार्ग होना चाहिए। बहुत सीधा सा कारण है उसका कि लेबर फोर्स को आप किसी एक छोटे से नज़रिए से नहीं देख सकते। जी। कितने सारे लोग हैं, आप मान के चलिए कारखाने में काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, जी। कारखाने में काम करने वाला वो मजदूर जिसकी मांगे रखने के लिए यूनियन सक्षम है, जी। कारखाने में काम करने वाले वो क्लरिकल सुपरवाइजिंग स्टाफ के लोग जिनके लिए अन्यथा कोई यूनियन नहीं है, लेकिन वो अपनी मांगे मनवा सकते हैं या अपनी टर्म डिक्टेट कर सकते हैं। और फिर उसके ऊपर जो मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं वो फिर उस मार्केट को उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने वाले लोग, जी। वो एक सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉइज होते हैं जो ये काम करते हैं। वो एक बिल्कुल अलग वर्क फोर्स है जिसके वर्किंग कंडीशंस अलग हैं। उस मार्केट में पहुंचने के बाद उसे शेल्फ अक्रॉस द काउंटर देने वाले जो लोग होते हैं वो उसके अलावा है। तो कितने एक प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने लोग हो गए, मार्केट करने वाले कितने लोग हो गए, बनाने वाले कितने लोग हो गए। इन सब बातों को देखते हुए दोनों बातें उसके अंदर होना चाहिए। वेलफेयर, जो कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए वेलफेयर आवश्यक है, जो मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए मार्केट सेंट्रिक जो है वो आवश्यक है। तो दोनों के बीच का एक सुवर्ण मध्य होना चाहिए जिसके आधार पर दोनों काम कर सकें। लेबर कोड जो आए हैं वो क्या क्या कवर करते हैं? देखिए, लेबर कोड क्या कवर करते हैं, ये क्या कवर नहीं करते हैं, ऐसा करें। जी। जितने कानून थे जी। उन सब कानूनों को 4 कोड में बांट दिया। जी। हम अगर बजाय कोड का नाम लेने के उसमें क्या किया गया, हम एक जी। मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ कानून थे जो एक विशिष्ट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सेवा शर्तों के बारे में निर्णय करते थे। उदाहरण के लिए आपको तो कारखाना अधिनियम, जी। कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके सेवा शर्तें क्या होंगी, ये कारखाना अधिनियम से तय होता था। माइंस में काम करने वाले वर्कर्स की क्या होंगी, ये उससे तय होता था। बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें काम करने जो लोग थे उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, ये उससे तय होता था। फिर एक जो कानून थे वो कानून थे वेजेस से संबंधित, जैसे मिनिमम वेज हुआ, पेमेंट ऑफ वेज हुआ, या इक्वल रेम्युनरेशन हुआ, इस तरह के जो कानून थे वो थे। फिर चौथी स्पेसी थी जो मालिक और मजदूर के रिलेशन से संबंधित थे। और कुछ कानून ऐसे थे जो सामाजिक कल्याण के जो हमारे अवधारणा है हमारे वेलफेयर स्टेट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके आधार पर थे। तो बहुत अच्छे तरीके से 4 कानून बनाए गए। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है वो मालिक और मजदूर इनके रिश्तों के बारे में है, उनके संबंधों के बारे में है। तो इस कारण उसके अंदर औद्योगिक विवाद अधिनियम, स्टैंडिंग ऑर्डर्स और ट्रेड यूनियन, ऐसे 3 भाग लिए। इन 3 के साथ में उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना दिया गया। तो वो डिफाइन करेगा एक मजदूर और मालिक के बीच में जो संबंध रहते हैं वो किस तरह से रहेंगे, इसके बारे में। दूसरा जो है वो कोड ऑन वेजेस है। कोड ऑन वेजेस में जो वेज से संबंधित कानून थे, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हुआ या मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ, इस तरह के जो कानून थे उनको एक साथ कर दिया गया। फिर जो सेवा शर्तों से संबंधित कानून थे जी। उनको सबको एक साथ रख दिया गया, जिसके अंदर सब आ गए। वो चाहे कारखाना अधिनियम हो, माइंस हो, या आपके बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शंस हो, या इसके जैसे जो कानून थे वो सब एक इसमें आ गए। तो वो सेवा शर्तों के लिए एक OSH कोड हो गया। और फिर तीसरा जो था जिसके अंदर ESI और EPF और उसके जैसी जो बाकी स्कीम्स थी, मैटरनिटी बेनिफिट, उनसे संबंधित एक कानून बनाया गया और उसे उन्होंने SS कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड बना दिया। इस तरह से ये एज ए एम्प्लॉय मुझे क्या क्या जानना चाहिए इन चारों कानूनों में, मेरे लिए क्या क्या है? नहीं, देखिए,
अगर उस मजदूर को ये जानकारी है कि इसके पहले कानून क्या थे तो उसे नया कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओके। उसमें कोई नई बात नहीं आई है, ये सीधा सीधा कट पेस्ट का मामला है। जी। जो पुराने कानून में थे उनसे उनमें से कुछ प्रोविजन लिए गए, उनको एज इट इज़ दूसरे एक्ट्स में रख दिया है, जो नए कोड बने उसके अंदर रख दिया। जो चेंज आए हैं वो कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल चेंजेस हैं जो 2 या 3 एक्ट्स में हैं। जैसे रिलेशन कोड है उसके अंदर एक निगोशिएटिंग यूनियन नाम का कंसेप्ट है जो मध्य प्रदेश के हिसाब से नया नहीं है, ओके। लेकिन देश के हिसाब से नया है, वो उसमें डाला गया है। फिर जैसा जो श्रम न्यायालय जो होते हैं जहाँ पर ये विवाद जाते हैं, उस श्रम न्यायालय को ख़त्म कर दिया गया है। जी। तो ये एक नई बात है। और ऐसे ही जो कोड ऑफ वेजेस है उसके अंदर मिनिमम वेजेस में एक रिवॉल्यूशनरी जो चेंज है वो ये है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिक्लेयर ए फ्लोर वेज। जी। और वो जो फ्लोर वेज है वो हर राज्य शासन के लिए बंधनकारी है। उससे नीचे वो मिनिमम वेज नहीं फिक्स कर पाएंगे, उससे ऊपर कर सकते हैं। ओके। ये एक बहुत मेजर चेंज है जो सामने नज़र आता है। सर, फ्लोर वेज को कैसे डिफाइन करेंगे वर्सेस लिविंग वेज? देखिए, लिविंग वेज जो है ये एक परिकल्पना है। जी। लिविंग वेज यानी जो फैसले हैं बहुत सारे, यानी बहुत पुराना जो जजमेंट है 1952-53 का, उस जजमेंट में जो बात कही गई थी वो ये दोनों बातें आई थी लिविंग वेज की। लिविंग वेज जो है ये आइडियल गोल है जी। जो किसी वेलफेयर स्टेट में होना चाहिए। जी। लेकिन आज मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी इकोनॉमी ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां हर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए लिविंग वेज डिक्लेयर किया जा सके। आईएलओ का एक आंकड़ा है 10,000 पर एक लेबर इंस्पेक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ 20,000 पर एक है। मेरे हिसाब से तो लेबर इंस्पेक्टर होना ही क्यों चाहिए? ओके। अगर नियोक्ता कानून का पालन करे तो लेबर इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो हर कोई पालन करता नहीं है। हाँ, ये दिक्कत ये है कि चूंकि उसका पालन होता नहीं, इस कारण देखरेख करने के लिए एक इंस्पेक्टर की आवश्यकता होती है। मैं बहुत विवादास्पद विषय है, मैं नहीं जाऊंगा इस बात के ऊपर कि शिकायत होने पर इंस्पेक्टर की भूमिका क्या होती है। जी। ये एक युद्ध छिड़ने जैसी स्थिति है, लेकिन वर्कर को न्याय नहीं मिलता, ये फैक्ट है। तो इसका बीच का सॉल्यूशन कुछ ऐसा, या इस सिस्टम को बदल देना चाहिए? सिस्टम को बदल देना चाहिए। सिस्टम को बदल देना चाहिए। नियोक्ता को इस बात के लिए आपको प्रवृत्त करना पड़ेगा कि वो इस तरह के जो कानून हैं जो न्यूनतम वेतन से संबंधित है, न्यूनतम काम के घंटों से संबंधित है, ओवर टाइम से संबंधित है, इनका पालन कम से कम हो। जी। इसका पालन किया ही जाए। अगर ये चालू हो गया तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा विवाद जो है वो इसी आधार पर निपट जाएंगे। 50 करोड़ वर्कर जो कि 93% इनफॉर्मल सेक्टर का है, वो इसमें कितना कवर होगा? बहुत कम होगा। उनके लिए बहुत ही कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तबका है खेतिहर मजदूरों का। जी। उस खेतिहर मजदूर का न तो मिनिमम वेज से कोई लेना देना है, न काम के घंटों से कोई लेना देना है। मनरेगा इसमें कितनी इफेक्टिव रही है? मनरेगा का भी जो इफेक्ट है वो कहाँ पर है? मनरेगा का इफेक्ट सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है, पूरे साल तो काम चलता नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी। आई एम नॉट अवेयर, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है मनरेगा पूरे 12 महीने वर्क प्रोवाइड नहीं करता है। गवर्नमेंट 300 दिन की गारंटी और प्रोग्राम। और सबसे मजेदार बात यह है जी। कि मनरेगा की जो स्कीम है इसके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लगता। ऐसा क्यों? यानी सरकार जो है वो खुद मिनिमम वेज अपने मजदूरों पर लगाना नहीं चाहती। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जा सकता है या क्या है? डेफिनेटली कैसे समझा जाए इसको? किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, शायद किया भी गया होगा, मैं आई एम नॉट अवेयर। लेकिन चूंकि अभी रिसेंटली मैंने एक पिटीशन फाइल की थी जिसके अंदर मैंने पॉइंटेड ये सवाल रेज किया था कि
मनरेगा के ऊपर न्यूनतम वेतन क्यों नहीं है, तो उसका कोई जवाब सरकार की तरफ से उस पिटीशन में नहीं मिला था। जब बात निकली पिटीशन की, आपने कितनी पिटीशन फाइल करी है, किस किस चीज़ को लेके, और कितनी सक्सेसफुल रही है? ये तो आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे जो ख्याल से पिटीशन आपको याद हो। बहुत सारी पिटीशन, मुझे एक बहुत डिस्टिंक्टली पिटीशन जो याद है, एक सरकारी कर्मचारी की वाइफ जी मेरे पास आई, जी। धार का केस था, ठीक है। वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक कम्युनिकेशन बताया। जी कम्युनिकेशन ये था कि उनके पति सरकारी नौकरी में थे, जी उनकी डेथ हो गई। जी डेथ होने के बाद बाबू साहब ने अपने हिसाब से पेंशन वगैरह का हिसाब किताब बना के उनको दे दिया, जी जो एंटाइटलमेंट थी उससे करीब करीब आधा था। जी और जब उन्होंने किसी वहाँ के वकील साहब के माध्यम से सूचना पत्र दिया तो उसका जवाब ये आया कि आपने एक ऐसा शपथ पत्र दिया है जी कि आपने ये पढ़ लिया, समझ लिया, और अब इसके बारे में आप आगे कभी कोई विवाद नहीं करेंगे, इसलिए आपको इसके बारे में विवाद करने का अधिकार नहीं ये किस टाइप में? है। तो मैंने कहा भाई, सरकार इस तरह से रुक्का लिखवा के और किसी के हक को खत्म नहीं कर सकती। तो उसे फिर मैंने यहाँ हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जी और उसमें फिर कोर्ट ने यही व्यू लिया कि भाई आप किसी के हक को मार रहे हैं और उसके बाद उससे ये लिखवा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्लेम नहीं करेगा, और उसके आधार पर आप उसके क्लेम को अपोज कर रहे हैं, कैसे चलेगा। उसमें सफलता मिली थी। बाकी इस तरह का कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है कि मैंने कितनी पिटीशनें फाइल की और उसमें क्या फैसले हुए। ये तो देखिए, हर चीज़ जो है वो तो हर केस का फैक्ट होता है, हर केस का फेट होता है, जो केस के फैक्ट्स के ऊपर होता है। जिन जज साहब के सामने मुकदमे जा रहा है उनके माइंडसेट पे होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उससे जुड़े रहते हैं। एक बहुत प्रचलित टर्म है वकीलों के बीच, बेंच रीडिंग। जब ये बात निकली है इसको एक्सप्लेन कीजिए, बेंच रीडिंग क्या होती है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। जी जैसा अभी हम जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपको एक 80 से 2002 का दौर जी बताया था, जी है सर। ना, जी जिस समय मजदूरों के हित की बात की जाती थी। जी सर। तो उस समय अगर इस तरह के माइंडसेट वाले अगर किसी जज के सामने कोई एम्प्लॉयर का केस चला जाए जी तो उसका फेट क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। जी सर। और ऐसे जज के सामने अगर किसी मजदूर का केस चला जाए तो उसका फेट क्या होगा ये भी आप समझ सकते हैं। जी और वही बात 2002 के बाद जब परिवर्तन आया तो वही बात अब उल्टी हो गई है। तो इसलिए ये जो बेंच रीडिंग जो है वो यही है कि आपका मुकदमा किस जज के सामने जा रहा है और उनका जो माइंडसेट है वो क्या है। ओके। नॉन कम्पिटिंग क्लॉज के बारे में आपका क्या कहना है? नॉन कॉम्पिटिंग क्लॉज के बारे में अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। जी दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत स्पेसिफिक व्यू है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रगति से रोक नहीं सकते। जी उनका कहना है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ जी। और मुझे उससे अच्छी तनख्वाह की कहीं नौकरी दूसरी जगह मिल रही है तो वो लेने का मुझे अधिकार है। जी लेकिन दूसरी कोर्ट्स ने उससे कॉन्ट्ररी व्यू भी लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक इसके संबंध में कोई फैसला बहुत स्पेसिफिकली आया नहीं है कि नॉन कॉम्पिट क्लॉज का क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो है वो बंधुआ मजदूर जैसी इसकी उसमें थोड़ी सी बू आती है। जी, उस जो जी। नॉन कॉम्पिट क्लॉज है उसमें से एक बंधुआ मजदूर की बू तो आती है। ओके। तो उसके लिए भी कोई एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि ताकि नियोक्ता के लिए भी ऐसी स्थिति ना हो। मेरे ही किसी क्लाइंट के साथ ये हुआ था जी कि उन्होंने किसी व्यक्ति को हायर किया, जी। उस व्यक्ति के बूते पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका से लिया ओके सर। और जिस व्यक्ति के बूते पर लिया था वो काम छोड़ के चला गया। ओके। अब उनका कहना था कि साहब मेरे पास तो ये इकलौता व्यक्ति था जिसके भरोसे मैंने ये पूरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अगर मैंने ये पूरा करके नहीं दिया तो मेरे ऊपर ह्यूज लायबिलिटी आने वाली है डैमेजेस की, इसको मैं पूरा कैसे करूँगा। तो ये मेरे दोनों तरफ से है। अगर कोई किसी को अच्छी नौकरी मिल रही है वो जानना चाहता है तो उससे जाने का अधिकार हो, लेकिन उसी के साथ उस नियोक्ता का भी हमें सोचना पड़ेगा कि जिसे इसकी वजह से कोई कष्ट होने वाला है। तो इसका लूप होल क्या है और कितना ग्रे एरिया में वर्क करता है?
नहीं, ग्रे एरिया में कैसा नहीं, ये तो सीधा सीधा इस बात पे वो काम करता है, कुछ कोर्ट्स को एक्सेप्ट कर रही, कुछ नहीं कर रही। अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाए जी तो रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस लगाएंगे, जी या अगर उसमें कोई आर्बिट्रेशन क्लास होगा तो उस आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, जी आर्बिट्रेशन में मामला जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में समय कितना लग जाएगा? बहुत ज़्यादा। और उस समय के बीच में जो 3 महीने का जो पीरियड था वो तो कभी का पूरा हो चुका, जी तो किसी को कुछ नहीं मिला है। इसलिए एक कोई ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिस मैकेनिज्म के आधार पर इस तरह के विवादों का निराकरण जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जा सके। पहले ऐसा होता था, टीचरों को जॉब पे रखते थे, बट 5 साल पहले ही निकाल देते थे ताकि ग्रेच्युटी ना देना पड़े। अब नए लेबर कोड में क्या संशोधित होगा? नहीं, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता जी हूँ इसके सर। अंदर। पहले तो ये था कि टीचर को ग्रेच्युटी पाने की पात्रता ही नहीं थी। ओके। ग्रेच्युटी कौन-कौन पा सकता है? नहीं, ग्रेच्युटी सबको मिलती है, जी, लेकिन टीचर के बारे में ये था कि टीचर को पात्रता नहीं है। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट तक। एक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुकदमा है, वो दैट रीच्ड अप टू सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बड़ा तबका है टीचर्स का, उस टीचर्स के तबके को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से बाहर रखने का कोई लॉजिक नहीं हो सकता। जी, तब सरकार ने अमेंडमेंट किया एक्ट में और टीचर्स के ऊपर ये ग्रेच्युटी एक्ट लागू हुआ। ये त्रुटि सुधार जो है वो अभी बहुत रिसेंट है, कोई बहुत जी। पुराना नहीं है। मेरे ख्याल से 2005 या 6 का होगा। सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉयी के लिए क्या-क्या है? सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ईएसआई एक्ट है। जी, ईएसआई एक्ट का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जी, एक विशिष्ट वेतन तक काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको सबको उस एक्ट में कवर किया जाता है। जी, जिस नियोक्ता पर ये प्रावधान लागू होते हैं उनको उसमें कवर किया जी। जाता है। और अगर वो उसमें कवर हो जाते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट होने की स्थिति में लाइफ लॉन्ग पेंशन, जी, अगर डेथ हो जाए तो घर के लोगों को लाइफ लॉन्ग पेंशन, जी, बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जो ब्रेड अर्नर है वो चला जाए, तो उसके बाद अगर कोई एक सहारा कहीं से मिलता है तो वो उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक कॉम्पेंसेशन मिलना एक अलग बात होगी। कॉम्पेंसेशन मिला, आप लोगों ने पैसा जिसको मिला उसने उसको खर्च कर दिया, पूरा खत्म हो गया। जी, लेकिन ईएसआई की तरफ से पेंशन है, तो वो पेंशन मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है और वो उसका फ़ायदा है डेफिनेटली। तो ये हर व्यक्ति को मिलता है जिस नियोक्ता पर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है, वहाँ पर एक्सीडेंट की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में उसके घर के लोगों को वो पैसा मिलता है। अगर किसी का अंग भंग हो जाए, कोई इस तरह की वो है कि वो काम करने के लिए लायक न बचे, जी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रकम है जो पेंशन के रूप में लाइफ लॉन्ग उस व्यक्ति को मिलती है। ये एक ईएसआई एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है जिसको हम लोक कल्याणकारी कह सकते हैं। ओके, और इसी तरह की बात ईपीएफ के बारे में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जी, काम करने के दौरान मजदूर के वेतन से, श्रमिकों के वेतन से अंशदान काटा जाता है जो 10 से 12% का होता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग है, और उतना ही पैसा सरकार जो नियोक्ता होता है उसकी तरफ से जमा होता है। जी, नियोक्ता अंशदान, नियुक्त का अंशदान, जी, एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर, ये दोनों जमा होते हैं ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के पास। जी, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने पर पेंशन मिलती है जी, जो ईपीएफ पेंशन कहलाती जी, है। मकान बनाने के लिए ऋण मिलता है। जी, डेथ के केस में ईडीएलआई स्कीम नाम की एक स्कीम होती है, जी। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जी। ऐसा उसका नाम है। तो 7 लाख रुपए तत्काल उसका ओके। मृत्यु होने के महीने भर के अंदर उसको भुगतान होता है। तो ये इस तरह की स्कीम्स हैं जो मजदूरों के लिए है। लोग इसके बारे में अवेयर कैसे हों? कहीं पे भी इसका लेके अवेयरनेस नहीं है। लेबर लॉ के साथ एक खामी है, ख़ास खामी है कि किसी को लेबर लॉ के बारे में नहीं पता होता है। आपके पास भारत में सब टाइप में का ज्ञान मिल जाएगा, बट जब बात आपके काम की आती है तो आप थक हार के सिर्फ मंदिर जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो और आप चाहते हो कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे इस परेशानी से निकाले।
सही बात है। नहीं देखिए, ये जो प्रावधान है, इन प्रावधान की जानकारी आजकल श्रमिकों को है। जो नहीं जानते उनको? जो नहीं जानते उनके लिए तो अब फिर इस तरह के कैंप्स होना चाहिए, जी। जहाँ पर इस तरह की जानकारी दी जाए। नियोक्ता नियोक्ता क्यों भाई, नियोक्ता का क्या बिगड़ रहा है इसके अंदर? नहीं, जी। वो उनका कंट्रीब्यूशन का पैसा काट रहा है, जी। जमा कर रहा है। तो ये ड्यूटी तो मेरे ख्याल से नियोक्ता की भी है जी। कि वो अपने मजदूर को इसके बारे में जानकारी दे कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, इस तरह की कोई दुर्घटना हुई, तो किसी मिसहैप की स्थिति में उसके घर के लोगों को क्या पैसा मिलने वाला है। जी। इस तरह की जानकारी तो लोग बड़े आसानी से ग्रहण करेंगे ना, जी। उसका कोई विरोध क्यों करेगा, जी। सुना जाएगा। लॉ के साथ एक खामी है कि पिटीशन इंग्लिश में होती है, प्रोसीजर इंग्लिश में होता है, लोग समझ नहीं पाते। नहीं, यह सब दूर नहीं है सर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सब दूर ऐसी स्थिति नहीं है। जी। जो नीचे की अदालतें हैं वहाँ पर तो दावे भी हिंदी में होते हैं, जी। सुनवाई भी हिंदी में होती है, जी। फैसले भी हिंदी में होते हैं। जी। जब ये मामला हाईकोर्ट पहुँचता है जी। तो हाईकोर्ट में भी अब कई पिटीशन ऐसी हैं जो हिंदी में बनती हैं, हिंदी में पेश होती हैं। जी। मैं खुद एक ज़माने में हिंदी में काफ़ी पिटीशन बनाया करता था, लगाया करता था। अब वो दौर थोड़ा कम हो गया, जी। लेकिन हिंदी का प्रयोग मैं करता हूँ। और फैसले ज़रूर अंग्रेजी में होते हैं, क्योंकि वो जो रूल्स बने हैं जी। हाईकोर्ट के, उनमें ये ऐसा स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर हिंदी में कोई जजमेंट लिखा जाएगा जी। तो उसका साथ ही में उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में आपको देना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए अब कोई ये जहमत क्यों उठाएगा कि जी। पहले हिंदी में बनाए फिर उसका ट्रांसलेशन करके वो भी अपलोड करे। लोग सीधा अंग्रेजी में बनाते हैं। सर, आपका लोक अदालत पे क्या कहना है? कितनी इफ़ेक्टिव है और बिल्कुल एफिशिएंट? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तीन नहीं है। मैं बहुत कैंडिडली आपसे कहना चाहता हूँ कि लोक अदालत जो है, ये जब कंसेप्ट आया था, जी। शायद गुजरात से इसकी शुरुआत हुई जी। थी, तो उस समय शायद इफेक्टिवली कुछ हुआ हो, जी। लेकिन उसके बाद तो ये सिर्फ खाना पूर्ति की बात रह गई है। ओके। और डिवाइस है ये, जी। मैं बहुत सीरियस एलिगेशन जी। कर रहा हूँ, डिवाइस है ये कि ताकि अगर लोक अदालत में आप कोई समझौता करते हैं तो आपको कोर्ट फीस नहीं लगेगी, जी। कोर्ट फीस से छूट मिल जाती है। ओके। तो ये कोर्ट फीस बचाने का एक डिवाइस है, ओके। इससे बढ़ के कुछ नहीं। और आपका डीएलएसए एनएलएसए पे क्या व्यू है? मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि सर बहुत नहीं, वो लोग भी कोई इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे। ये काम कहाँ होगा सर? ये काम हाईकोर्ट में जाने के बाद नहीं हो सकता। ओके। आज तक मैंने श्रम न्यायालय में किसी अथॉरिटी को, जी। जो इस तरह की डिस्प्यूट वाली अथॉरिटी है, उनको श्रम न्यायालय में काम करते नहीं देखा है। ओके। सबसे पहली आवश्यकता कहाँ है? श्रम न्यायालय में, जी। जहाँ पर मुकदमे की पहली स्टेज। अगर हम मेडिएशन की बात करें तो मेडिएशन कहाँ होना चाहिए? जब दोनों पार्टीज आस्तीने ऊपर चढ़ा के और लड़ने की स्थिति में आ जाए, उससे पहले या उसके बाद? जी। मेरे ख्याल से उससे पहले होना चाहिए। जी। तो वो विवाद आगे नहीं जाएगा। एक बार लोगों ने आपस में मसल फ्लेक्सिंग कर लिया, उसके बाद तो फिर कोई पीछे कोई क्यों हटने वाला है? जी। मालिक का कहना है कि भाई मैं सही हूँ, मजदूर का कहना है मैं सही हूँ, तो कभी उसके अंदर फैसला आ ही नहीं सकता। लेबर कमिश्नर कितनी इफेक्टिव है ये पोस्ट? देखिए, ऐसा है कि श्रम कानून लागू करने के लिए जो मशीनरी है, उस जी। मशीनरी का हेड जो है वो लेबर कमिश्नरी है जी। और लेबर कमिश्नरेट है। जी। अनफॉर्चुनेटली जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र में जो करप्शन है, उस जी। करप्शन की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम बिगड़ा हुआ है। जी। लेकिन अच्छी स्थिति आ सकती है, थोड़ी सी शक्ति की ज़रूरत है, वो आ जाए तो मेरे ख्याल से कमाल किया जा सकता है। करप्शन तो इंडिया में हर चीज़ में, हर चीज़ में है, क्या किया जाए? ये कभी सुधरेगा सिस्टम? मुश्किल है। क्योंकि ये तो गरीबों से रिलेटेड मैटर है। नहीं, सवाल अमीर गरीब का नहीं है, जी। सवाल व्यक्ति के माइंडसेट का है। उसको आप कैसे चेंज करेंगे? जी। नाई छटनी के जो कानून आए हैं, पहले 100 हुआ करते थे, अब 300 कर दिए गए, या 300 प्लस। नहीं, पहले तो ये जो भ्रांति है इसको मैं दूर करूं जी। कि पहले 100 का कानून था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जी। उसके अंदर 1900
82 में अमेंडमेंट हुए, 82-84 में, जी और चैप्टर 5B नाम का एक चैप्टर जोड़ा गया। जी उस चैप्टर 5B में जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 100 की थी। ठीक 100 से ज़्यादा अगर कहीं कोई मजदूर काम करते हैं जी तो वहाँ पर किसी भी तरह की छटनी, जी ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, जी इन 3 बातों के लिए सरकार की परमिशन मैंडेटरी है, जी अनिवार्य है। जी सर फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, जी शायद बाद में गोवा भी, ओके सर इन राज्यों ने अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट करके उसके अंदर ये प्रावधान लाया कि 100 की जगह पर उसे 300 पढ़ा जाएगा। जी तो 300 का प्रावधान इन राज्यों में पिछले 10 साल से ज़्यादा से। ओके तो ये 300 वाली बात है, ये कोई अजूबा नहीं है, ये काफ़ी दिनों से कई राज्यों में लागू है। यूपी का अपना खुद का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहते हैं। उसके अंदर तो 82 के भी पहले से 300 का थ्रेशोल्ड जो है वो लागू। ओके एनडीए क्लॉज के बारे में, क्या आपने एक बार एनडीए साइन कर लिया तो कुछ भी माल प्रैक्टिस होती है तो आप विसल ब्लो नहीं कर सकते? ये भी जो हमने इसके पहले जो जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की थी, वही बात इसके अंदर भी लागू है। जी इससे विसल ब्लोअर के लिए ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो मेरे ख्याल से आना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर कोई, देन अगेन देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी थॉट्स। किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ जो है वो गलत हो सकती है, वो उसको ऐसा लगता हो कि इसमें करप्शन है, और उसके उलट जो दूसरा व्यक्ति जो ये कर रहा है उसका कहना ये हो कि ये मेरे लिए ज़रूरी है और इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। तो अब वो उस विसल ब्लोअर के लिए ऐसे कोई ओम्बड्समैन जैसे कोई अथॉरिटी हो जी कि जो उस बात को सोचे, विचार करे और डिसाइड करे। जी एचआर रिटेलिएशन एंड फियर कल्चर। आईटी कंपनी में ज़्यादातर लोगों को लगता है अगर हम कुछ बात करेंगे या कंप्लेंट करेंगे तो हम पे लीगल रिटेलिएशन होगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होती है, बल्कि मैं तो उल्टी बात सुनता हूँ। जी वर्कर्स जो आईटी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, वो अचानक काम छोड़ के जाते हैं, जी है ना। काम छोड़ के जाते हैं तो साथ में जिसके लिए काम कर रहे थे उसके जो क्लाइंट्स थे उनको अपने साथ में लेके जाते हैं। ओके और तो ये बातें दोनों तरफ से हैं। जितनी दिक्कत आईटी प्रोफेशनल्स को है, जी उससे बराबरी से दिक्कत जो आईटी कंपनीज हैं उनको भी है। इन दोनों के लिए अभी तक की जो बात थी वो ये थी कि ये दोनों किसी तरह के लेबर जो श्रम कानून थे उनसे परे थे। जी इनको अभी तक उसके दायरे में नहीं लिया गया था, लेकिन जो एक मेजर फर्क लेबर कोड के आने से आया है वो ये है कि अब ये दोनों, यानी वहाँ काम आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, श्रमिक, हम श्रमिक तो उन्हें क्या कहें, वहाँ काम करने वाले प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनी, ये दोनों अब श्रम न्यायालयों, श्रम कानूनों की जद में आए हैं। ओके इससे पहले उनका अलावा ईएसआर, पीएफ के और किसी कानून से कोई सरोकार नहीं था। अब क्या बदलेगा? बहुत मेजर जो चेंज आने वाला है वो चेंज ये है कि जो डेफिनेशन बदली है जी। वेजेस की, जी उस डेफिनेशन की वजह से जो ऐसा मासिक तनख्वाह जो थी, उस जी। मासिक तनख्वाह में उसको ग्रेच्युटी का भुगतान होता था। ओके भाई ग्रेच्युटी का भुगतान आदमी नौकरी छोड़ के जाता है तब होता है, तो आप हर महीने उसको ग्रेच्युटी का भुगतान कैसे करेंगे? जी तो इस तरह की जो एक प्रथाएं थी, कुप्रथाएं कहेंगे उनको, उनका अंत होने वाला है, क्योंकि ये ओके। जो नई डेफिनेशंस है और जो नए प्रावधान हैं, इन प्रावधानों के बाद अब वो सब बातें नहीं चल पाएंगी। टॉक्सिक लीडरशिप के खिलाफ कोई कंप्लेंट करे तो कैसे कर सकता है? आप आईटी कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू जी। से बात कर रहे हैं, वही जो ओम्बड्समैन की जो मैं बात कर रहा था, हर कंपनी में इस तरह की कोई जगह होना चाहिए कि जहाँ पर लोग अपनी व्यथा व्यक्त कर सकें। इन सब आईटी कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि व्यक्ति को जो दिक्कत है उस दिक्कत को वो कहीं बताने की स्थिति में नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है, और उसी की वजह से इस तरह की जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो आप बात कर रहे हैं वो इसी वजह से आती है। मुझे मेरे किसी आईटी में काम कर रहे किसी मित्र ने मुझे बताया था जी कि हमारे यहाँ एक ऐसी मीटिंग होती है
जिसके अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी तकलीफ जो होती है उसको टाइप करके और उस बॉक्स में डाल देते हैं, उसमें उसका नाम नहीं होता, जी और फिर उसके ऊपर थ्रेडबेयर विचार किया जाता है। जी। इस तरह की कोई सिस्टम हर जगह होना चाहिए। आईटी वर्कर्स यूनियन बना सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बना सकते? जब वो वर्कर हैं जी तो यूनियन बना सकते हैं। ओके। डिफरेंशिएशन कैसे रहता है वर्कर एम्प्लॉय, कहाँ तक लेबर कोड किस सेगमेंट को प्रोटेक्ट करता है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो वर्कर्स को है, जी और वर्कर के लिए जो डेफिनेशन दी है, जो वर्कमैन की डेफिनेशन थी जी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जी लगभग वही डेफिनेशन वर्तमान में वर्कर की है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट में। जी सिर्फ वेतन की जो सीमा थी उसमें फ़र्क आया। पहले आईडी एक्ट में 10,000 रुपये थी, इसमें वो 18,000 हो गई है। लेकिन उस सीमा का इसलिए कोई मतलब नहीं है जी कि जैसा आप जानते होंगे कि एयरलाइंस में काम करने वाले जितने पायलट हैं वो सब मजदूर हैं। ओके इसके जिनका किसी का वेतन 1 लाख से नीचे नहीं होता होगा, जहाँ तक मैं समझता जी। हूँ। और वो सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो सेक्शन रहता है। 2S है उसके अंदर मजदूर की परिभाषा में आते हैं। ओके सालों पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, जी तब मेरे दादाजी के पास, हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट के मुकदमे आया जी। करते थे। भिलाई स्टील प्लांट में उस समय जो सैलरी थी, मैं छत्तीसगढ़ बनने के पहले की बात कर रहा हूँ, जी उस समय जो तनख्वाहें थी वो 45,000 और 50,000 की हुआ करती थी। ओके जिस समय वेज सीलिंग मध्य प्रदेश में 7,500 रुपये था, उससे 5 गुना 6 गुना सैलरी हुआ करती थी, लेकिन जो डिजिग्नेशन हुआ करता था वो खलासी का हुआ करता था। ओके तो इसलिए वो जो वेज में जो सैलरी का फैक्टर है, वो सैलरी का फैक्टर नहीं देखा जाता, व्यक्ति काम क्या कर रहा है ये देखा जाता है। तो द डिसाइसिव फैक्टर इज नॉट द नॉमिनिक्लेचर, जी। द वर्क विच इज बीइंग डिस्चार्ज बाय हिम। सर, रेजिग्नेशन, ब्लैकलिस्टिंग और एग्जिट एक्सप्लॉयटेशन, कई बार फोर्स्ड रेजिग्नेशन लिया जाता है। देखिए, फोर्स रेजिग्नेशन के बारे में कानून बड़ा साफ है। जी बहुत सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें अगर ये व्यक्ति ये साबित करने की स्थिति में हो कि उसने फोर्स अंडर कोर्शन रेजिग्नेशन दिया है, तो वो कोर्ट्स उसको ख़त्म कर देती हैं। कोर्ट्स उसको कंसिडर नहीं करती। वो क्रैश होता है, पूरे तनख्वाह के साथ काम पे रखने के आदेश होते हैं। किस सेक्शंस के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए, मीडिएशन के माध्यम से सुलझा देखिए, लेना चाहिए? नहीं, मैं सबसे पहले तो मीडिएशन की बात करूँ। मीडिएशन के लिए कोई अभी मशीनरी है ही नहीं। ओके मीडिएशन की मशीनरी तब आती है जी सर। जब आपका केस कोर्ट में जाने के लिए हो। जी अब जो नए कानून आए हैं, इस कानूनों में तो वो मीडिएशन वाला जो हिसाब था वो भी खत्म हो गया। ओके अब पहले कंसिलेशन नाम की एक प्रोसीडिंग हुआ करती थी जो मैंडेटरी थी। जी अब ये हुआ है कि पहले आपको कंप्लेंट करना है जीआरसी में। जीआरसी में कंप्लेंट करने के बाद उसका फैसला जो होगा, उस फैसले को लेके आप जा सकते हैं कंसिलेशन ऑफिसर के पास। और कंसिलेशन में अगर कैंसिलेशन फेल्योर हो जाए, वो असफल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं कोर्ट में। ओके तो सरकार ने अपना जो एक बहुत बड़ा काम था रेफरेंस करने का, कोई विवाद है दोनों पार्टीज में, वो उस विवाद को रेफर करने का, वो उस काम से बल्ला झाड़ लिया है नए कानून में। ओके तो अब ये आवश्यक नहीं रह गया कि कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट का रेफरेंस कोर्ट में सरकार करेगी। जी। सरकार नहीं करेगी, कुछ नहीं करने वाली है। सरकार सिर्फ इतना लिख देगी कि हमने आपस में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, हमारी तरफ से हमने फाइल बंद कर दी। ओके उसके बाद ये ड्यूटी हो गई उस श्रमिक की कि वो अपने केस को लेकर कोर्ट में जाए, अपना मुकदमा कोर्ट के सामने रखे। आखिरी सवाल मेरा, जी, किंगफिशर एयरलाइंस, नीरव मोदी, यस बैंक, जेट एयरवेज, इनके एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हुआ? यस बैंक का तो कुछ हुआ नहीं। यस बैंक तो आज भी काम कर रहा है, मिलना था, सब कुछ मिल रहा है। जहाँ तक किंगफिशर का सवाल है, किंगफिशर के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं अभी भी। जी सर। और उसमें जो ऑर्डर, अब सवाल ये है कि जैसा गुमशद का हुआ जी। कि फैसला तो हो गया, उसकी वसूली कैसे होगी, वही बात किंगफिशर में आने वाली है। ये मॉडर्न हुकुमचंद हो गया। ये मॉडर्न हुकुमचंद हो गया कि अब किसी कोर्ट ने तय कर दिया कि भाई इनको इतना पैसा मिलना चाहिए, जी सर। लेकिन वो मिले, उसकी वसूली होगी कैसे? ओके, इस प्रोसीजर को
फास्ट नहीं किया जा सकता टेक की मदद से? किस प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं? जो लिटिगेशन है। लिटिगेशन में देखिए, सवाल ये है कि श्रम न्यायालय जो है, जी। जहाँ पर ये काम चल रहे हैं, वहाँ पर यानी कंप्यूटर आते आते अभी पिछले 2 साल में सब कोर्ट्स में कंप्यूटर आ पाए। ओके। इसके पहले कंप्यूटर तक नहीं थे। तो आप टेक की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। ये बातें हाईकोर्ट तक सीमित हैं, उससे नीचे अभी नहीं पहुंच पाई हैं। इट विल टेक टाइम। बजट भी अलोकेट करना पड़ेगा। बजट भी एलोकेट करना पड़ेगा। फिर अ, दोनों तरफ से आने वाले वकीलों को इक्विप्ड होना पड़ेगा उस बात के लिए। जी। बार काउंसिल की जवाबदारी है कि वो वकीलों को इस बारे में इक्विप करे, जी। समझाए, इसके बारे में प्रशिक्षण अगर आवश्यकता है तो प्रशिक्षण दे। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं ये हम नहीं जानते, कितने लोग देने को तैयार हैं ये भी हम नहीं जानते। गिग इकोनॉमी क्या बदला और क्या बदलेगा? मैकेनिज्म तो कुछ लाए नहीं, हाँ। रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको मान लिया कि आप गिग वर्कर हैं, जी। मगर उस मान लेने से क्या होता है? जब तक कि कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम जी। लागू नहीं की जाए, उसका फायदा नहीं पहुंचाया जाए और वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंस के लिए कोई मशीनरी प्रोवाइड नहीं की जाए, जी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी मजदूर के लिए। जी। तो वो तो आज भी नहीं आई है। अगर कोई व्यक्ति जोमेटो का व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल से सामान पहुंचाने के लिए कहीं जा रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है, तो वो तो आज भी खुद ही कॉन्ट्रैक्टर माना जाता है। ओके। कैसे उसके घर के लोग जो है वो कॉम्पेंसेशन क्लेम करेंगे, ये एक सच में सवाल है। इन्होंने क्योंकि बोला जोमेटो नाम की कंपनी है, मैं नाम ले रहा हूँ, किसी भी XYZ का नाम लीजिए, उसके खिलाफ वो तो सीधा पल्ला झाड़ लेते कि साहब हमारा इनसे कोई वास्ता ही नहीं, ये तो हमारे लिए, ये खुद ही ठेकेदार है, ये खुद के लिए है, खुद के लिए काम करते हैं। इनकी यही सोशल बेनिफिट जो स्कीमों का, इनको पीएफ नहीं देना, ईपीएफ, यही इनका प्रॉफिट है इन कंपनियों का। तनख्वाह न देना ये भी तो प्रॉफिट है। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? जो पैसा उन्हें मिलता है, आप अपने कस्टमर से लेते हैं, उसका कितना हिस्सा इनको मिलता है और कितना हिस्सा कंपनी के पास जाता है? डेटा में भी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनका। कुछ भी नहीं होगा। ये जो सर्ज होता है, प्राइस जी। सर्ज जो होता है, उस प्राइस सर्ज का कितना बेनिफिट उस मजदूर को मिल पाता है? मेरे ख्याल से 0। अभी इन्होंने बोला एग्रीगेटर के टर्नओवर में से 1 से 2% वाला जो क्लॉज डाला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे क्या होगा? जी। उससे तो बेहतर ये होता है कि आप मैंडेटरी करते हैं इस बात को कि जो हर गिग वर्कर है, जो भी काम करने वाला है, उसका नाम रिकॉर्ड पे होना चाहिए, ओके। उसका वेतन तय होना चाहिए। कम से कम ये वेतन मिलेगा जितना टर्नओवर उसने किया है, दिन भर में जो माल उसने पहुंचाया, उस माल के ऊपर आप कोई परसेंटेज तय कर देते ओके। कि इतना परसेंट उसे और एडिशनल मिलेगा, लेकिन उसके लिए कोई न्यूनतम वेतन तो तय करते। सर, अब हम आखिरी सेगमेंट में हैं। आज बहुत बातें हो गई। बुक रिकमेंडेशन जो आपको सबसे अच्छी बुक लगी या लोगों को पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं ईमानदारी बात कहूँ, हाँ। मैं वोरेशियस रीडर तब बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता था, नहीं इसको बोलते ना किताबी कीड़ा, लेकिन वो वकालत में आने के बाद वो बातें खत्म हो गई। अब वो जो लॉ जर्नल्स हैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। ये दिक्कत है, इसलिए मैं रिकमेंड करने की स्थिति में नहीं हूँ कि बुक्स कौन सी देखी जाए। ये दोनों मैं बहुत चाव से मराठी नाटक देखता हूँ। ओके। मराठी ड्रामा का मुझे शौक है। हर महीने में एक मराठी नाटक होता है, तो वो ज़रूर मैं देखता हूँ बगैर मिस किए। अगर कोई कार्यक्रम है उसे छोड़कर मैं वो ड्रामा देखने जरूर जाता हूँ। सिनेमा का मुझे कोई शौक नहीं। पिछले 2 साल में मैंने अभी धुरंधर फिल्म देखी है। इसके अलावा मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। कैसी लगी आपको? मूवी और टीवी सीरीज देखता हूँ मैं जो आपको अच्छी लगी हो कि ये देख। फ्रीडम एट मिडनाइट आप देख के ऐसा लगता है। मैंने वो किताब ऐसी कम से कम जब बचपन में मैंने कहा मैं बहुत पढ़ाकू था इस तरह की किताबों का, तो मैंने वो किताब न जाने कितनी बार पढ़ी होगी, लेकिन अब जब फिल्म देख रहे हैं तो वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है। विजुलाइज कर पा रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति थी। जी। थैंक यू सर आपका समय देने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।